Hello students, so in the previous lecture we were talking about the chapter cell and we did talk about some of the organelles. We did talk about mitochondria, we did talk about the plastids, we did talk about the cell wall, then the plasma membrane. So in this lecture we would be talking about the cell chapter but we would be talking about the other organelles. ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो organelles पहले हो गए, आज के लेक्चर में we'll be talking about the new organelles. ठीक है, so let's start. So पहली चीज जो पहली बात मैं बताऊंगा आपको that is going to be cytoplasm. ठीक है, तो जो सेल की बात करते हैं, this is the nucleus and let's consider this as the cell. ठीक है, so सेल के अंदर का जो पार्ट वाला पार्ट, ठीक है, that is known as the cytoplasm. बाहर की तरफ अगर आप देख रहे हो, if it is a animal cell तो बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन है. अगर प्लांट सेल कंसिडर करते हो तो बाहर की तरफ सेल वॉल आ जाएगी. मैं एनिमल सेल कंसिडर करके चल रहा हूं तो मैं लिखूंगा सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, अंदर की तरफ ये चीज क्या थी, तो दिस वाज नोन एज द न्यूक्लियस, आपको पता है. ठीक है, और उसका जो लेयर था इट इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, सो बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और न्यूक्लियस के अंदर काफी सारी चीजें मैंने बताई थी बट यहां पे मैं मेंशन करूंगा सिर्फ जो बेस पार्ट है जिसको वी वुड टर्म इट एज द न्यूक्लियोप्लाज्म. क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है, उसी तरीके से अगर आप सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ देखोगे तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ भी एक बेस मटेरियल है. ओके, जो पूरे सेल के अंदर है, जो पूरे सेल के अंदर है. दिस बेस मटेरियल इज नोन एज साइटोप्लाज्म. क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म. मतलब द रीजन विच इज इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन. ओके, सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो पूरा रीजन है उसे क्या कहा जाता है? इट इज टर्म्ड एज द साइटोप्लाज्म. एंड द रीजन विच इज इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज द न्यूक्लियोप्लाज्म. दिस इज एज अ होल टर्म्ड एज द न्यूक्लियस. ठीक है, so nucleoplasm and cytoplasm together we have a term for it and that is termed as protoplasm. क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, सो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज टर्म्ड एज प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, एंड ऑल द कंटेंट दैट इज फाउंड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, ओके, अंदर की तरफ जो है दैट इज टर्म्ड एज द साइटोप्लाज्म एंड द बेस पार्ट व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड the nuclear membrane or inside the nucleus is termed as the nucleoplasm and nucleoplasm plus cytoplasm is termed as protoplasm. ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि साइटोप्लाज्म के अंदर काफी सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं and these organelles they perform a specific function. ठीक है, तो let's talk about the functions of cytoplasm. This is clear? ठीक है, so मैं डायग्राम रब कर देता हूं. I will put it in words now कि what is cytoplasm. ठीक है, so the large area which is enclosed by the cell membrane, large area enclosed by cell membrane is known as cytoplasm. It is known as the cytoplasm. The large area which is enclosed by the cell membrane is known as the cytoplasm. ठीक है, एक और चीज मेंशन कर देते हैं. साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म टुगेदर इट इज टर्म्ड एज प्रोटोप्लाज्म. क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है. ठीक है, द साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनेल्स. आप वी कैन ऑल्सो पुट इट एज कि साइटोप्लाज्म इज द बेस मटीरियल. साइटोप्लाज्म इज अ बेस मटीरियल. That means if I take out all the organelles from the cell, अगर सेल के अंदर से हर एक ऑर्गेनल को निकाल देते हैं, जो जो चीज बचेगी that is going to be termed as the cytoplasm. तो साइटोप्लाज्म क्या हो गया? बेस मटेरियल हो गया. ठीक है,
cytoplasm consists of various organelles. It consists of various organelles, and these organelles, every organelle performs a specific, it performs a specific function. Every organelle that is present inside the cell or inside the cytoplasm, that is going to perform a specific function. ठीक है, तो क्या क्या चीजें याद रखती है साइटोप्लाज्म के बारे में? So that is the large area which is enclosed by the cell membrane is known as cytoplasm. Cytoplasm plus nucleoplasm is protoplasm, and cytoplasm is the base material, जो मेन चीज सेल के अंदर लोकेटेड है, जिसके अंदर सब ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, that is cytoplasm. Cytoplasm consists of various organelles, and these organelles perform specific function. Every organelle is going to perform a specific function. Simple and easy. ठीक है, so now functions देख लेते हैं कि यार function क्या कर रहा है cytoplasm. So functions की बात करते हैं तो it serves as a site for various biochemical activities. सेल के अंदर जो काफी सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज चलती है, जैसे कि एक बायोकेमिकल एक्टिविटी है दैट इज ग्लाइकोलाइसिस. ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस की अगर बात करें तो दैट इज टेकिंग प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. फंक्शंस, ठीक है, सो फर्स्ट फंक्शन मैं कंसीडर करता हूं, दैट इज इट सर्व्स एज अ साइट फॉर various biochemical activities. It serves as a site for various biochemical activities. Okay, जिसमें से एक एक्टिविटी का नाम मैं बता देता हूं, that is glycolysis. That is breakdown of glucose. जो खाना खाते हो तो खाने में जो आपको ग्लूकोज मिलता है, उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहाँ किया जाता है? सेल के अंदर. सेल के अंदर कहाँ पे? तो इट इज टेकिंग प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड द प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस. तो मैं लिख देता हूं, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस. इट इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस. आई होप यू आर गेटिंग इट. ठीक है, तो इट सर्व्स एज अ साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज. एक एक्टिविटी का नाम मैंने लिखा है, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. वी नीड टू टेक आउट द एनर्जी आउट ऑफ द फूड वी ईट. So that is going to take place, half of the process is going to take place in the cytoplasm and the other half is going to take place in the mitochondria. We did talk about the process in the previous lecture. Mitochondria के बारे में अपन ने बात कर रखी है. ठीक है, दूसरा क्या काम करता है? It acts as a storehouse. It acts as a storehouse for अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स आपको पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड्स दे मेक अप द प्रोटीन्स. ओके, सो यहां पे दे वुड बी स्टोरिंग द अमीनो एसिड्स. ओके, देन ग्लूकोज, विटामिन्स एंड आयरन. ओके, दिस आर ऑल द वाइटल कंपोनेंट्स. ये जो भी मैंने लिखा है कि अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, विटामिन है, आयरन है, दिस आर दी वाइटल कंपोनेंट्स. ठीक है, तीसरी चीज, सो इट सर्व्स एज अ मीडियम. इट सर्व्स as a exchange medium, or it serves, it helps, I'll put it as, it helps in exchange of material, okay, or exchange of components between cell organelles. जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हो गए
उनके बीच में जो एक्सचेंज का काम होगा, एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल के पास कुछ गया, सो दैट इज गोइंग टू बी डन विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के थ्रू चीजें पास होगी, ठीक है। तो फंक्शंस देख लेते हैं। तो इट सर्व्स एज अ साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज। ओके, वी हैव अ लॉट ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटीज व्हिच आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल मतलब कहां पे? तो इट इज टेकिंग प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। सो एक एक्टिविटी का नाम मैंने लिखा है, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। सेकंड चीज, इट एक्ट्स एज अ स्टोर हाउस फॉर अमीनो एसिड्स। Okay, glucose, vitamins and iron, these are all the vital components, these are all the important components of a cell. And third, it helps in exchange of material. जब दो ऑर्गेनल्स के बीच में चीजों का एक्सचेंज होगा तो दैट इज गोइंग टू हैपन विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो नाउ आई होप यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म की अपने बात कर ली। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज टर्म्ड एज द प्रोटोप्लाज्म, that is also termed as a living component of the cell. Now moving ahead, so मैंने काफी यहाँ पे टर्म बोला, सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल। तो यार सेल ऑर्गेनल्स क्या है? ठीक है, तो जो हायर कैटेगरी के सेल है, जो यूकैरियोटिक सेल्स है, जो मल्टीसेल्युलर सेल्स है, उनके अंदर काफी सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती है। क्या होती है? काफी सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती है। एंड दिस बायोकेमिकल एक्टिविटीज इज टू बी परफॉर्म्ड बाय द स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ऑल द बायोकेमिकल एक्टिविटीज दैट आर हैपनिंग इनसाइड द सेल आर परफॉर्म्ड बाय स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स, ओके, और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर टर्म्ड एज ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो आई पुट इट एज various biochemical activities occur inside cell, ठीक है। सेल के अंदर काफी सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती है, मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, ओके। एंड such biochemical activities are performed by specific organelles or specific structures, ठीक है। They are performed by specific structures known as organelle. So मैं अभी तक जो ऑर्गेनल कर रहा था वो क्या है? तो दे आर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स जो क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक बायोकेमिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो दे आर टर्म्ड एज ऑर्गेनल। एज specific activities takes place inside organelles. As specific activities takes place inside the organelles, so organelles have to be covered, okay, so that दो organelles के बीच में biochemical activities ना exchange हो जाए, ठीक है। So as specific activities takes place inside the organelles to increase the efficiency of biochemical activity, cell organelles are covered by membrane. As I mentioned, a lot of activities are going inside different organelles, ठीक है। तो अगर दो ऑर्गेनल साथ में, यहाँ पे एक एक्टिविटी चल रही है, यहाँ पे एक एक्टिविटी चल रही है, और ये दोनों ऑर्गेनल्स की एक्टिविटी एक दूसरे के साथ मर्ज हो सकती है। जब दोनों एक्टिविटी एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएगी तो काफी सारा
प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है सेल की बायोकेमिकल पाथवे में, एंड यू डोंट वांट इट टू हैपन। तो आप क्या करोगे, हर एक सेल हर एक ऑर्गेनल की सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। हर एक ऑर्गेनल की सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, और वो मेम्ब्रेन क्या करेगी, एक ऑर्गेनल को दूसरे ऑर्गेनल से अलग रखेगी, एक ऑर्गेनल को दूसरे ऑर्गेनल से सेपरेट रखेगी। ठीक है, सो स्पेसिफिक एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इनसाइड द ऑर्गेनल to increase the efficiency of biochemical activity. Cell organelles are covered by membrane. Okay, so such organelles which are covered by membrane, organelles which are covered by membrane are known as membrane bound organelles. They are termed as membrane bound organelles. ठीक है, so what is a membrane bound organelle? A membrane bound organelle is a organelle which is covered by the membrane. ठीक है, अगर membrane नहीं है तो आप बोलोगे सर नॉन membranous organelle. Done? सो व्हाट इज अ सेल ऑर्गेनल? ठीक है, तो उसको देख लेते हैं फिर से। तो सेल के अंदर काफी सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती है। वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज अकर इनसाइड द सेल। ओके, एंड सच बायोकेमिकल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स नोन एज द ऑर्गेनल। ठीक है, एज स्पेसिफिक एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इनसाइड द ऑर्गेनल्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटी। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए of biochemical activity, cell organelles are covered by membrane. Cell organelles are covered by membrane, and such cell organelles which are covered by membrane are termed as membrane bound organelles. They are termed as membrane bound organelles. ठीक है, तो यहाँ पे मेम्ब्रेन ने क्या कर दिया, कंपार्टमेंट बना दिया, एक ऑर्गेनल को सेपरेट कर दिया, एक ऑर्गेनल में कंपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल एक क्लासरूम है, लेट्स से देयर इज अ बिग हॉल। ठीक है, और उस हॉल में एक जगह पे कोई बायोलॉजी पढ़ रहा है, कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है, कोई फिजिक्स पढ़ रहा है, उसकी क्लासेस चल रही है, सर लेक्चर ले रहे हैं, कोई मूवी देख रहा है, कोई खेल रहा है। तो आर यू गोइंग टू बी कंफर्टेबल? कहीं से आवाज आ रही है फिजिक्स की, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो फिजिक्स वाले सर की आवाज आ रही है, क्रिकेट खेलने की आवाज आ रही है, सो यू वोंट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, यू वोंट बी कंफर्टेबल। ठीक है, तो अब क्या किया जाएगा, तो बड़ा सा जो हॉल है उसके अंदर क्या करेगा, अपन पार्टीशंस कर देते हैं, उसके अंदर अपन कंपार्टमेंट्स बना देते हैं। तो अब क्या होगा, कंपार्टमेंट बन गया, तो लेट्स से इट वाज अ बिग हॉल, तो मैंने कंपार्टमेंट्स अगर डाल दिए तो वहां पे 10 क्लासरूम बन गए। क्या बन गए, 10 क्लासरूम बन गए। अब एक क्लासरूम में बायोलॉजी की क्लास चल रही है, दूसरे क्लासरूम में फिजिक्स की क्लास चल रही है, एक में केमिस्ट्री चल रहा है, एक में डांस क्लास चल रहा है। अब क्या हो रहा है, एवरी इंडिविजुअल सिटिंग इन सेपरेट क्लासरूम इज एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज स्टडीज बिकॉज कंपार्टमेंट बन चुका है, उसको आवाज नहीं आएगी, उसको डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, एंड दैट पर्सन कैन गिव हिज 100%। ठीक है, तो उसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन बन जाने से क्या होगा, मेम्ब्रेन सेल के ऑर्गेनल के आजू बाजू आ जाने से क्या इंपॉर्टेंस होगा कि सेल की एफिशिएंसी, सेल ऑर्गेनल की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनल वुड इंक्रीज एंड इट वुड बी परफॉर्म इट्स ओन एक्टिविटी। ठीक है, क्लियर है? So we are going to move ahead and we are going to talk about the organelles. We did talk about mitochondria के बारे में बात हो चुकी है, प्लास्टिड्स के बारे में बात हो चुकी है। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं ना, स्टार्ट विद दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चालू करते हैं। So when I talk about the endoplasmic reticulum, I need to draw the diagram again. ठीक है, मैं फिर से डायग्राम बनाता हूँ। Okay, so this is the cell. This is the cell. ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पहले बनाया था अपन ने। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका फॉर्मेशन न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से होता है। कहां से होता है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से होता है। ठीक है, सो दिस आर द न्यूक्लियर पोर्स, अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, अंदर न्यूक्लियोलस भी होगा। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियस अगेन। ठीक है, आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है।
The nuclear membrane forms structure like this. ठीक है, it goes on both the sides. It goes on both the sides. You can see the structure. आप देख सकते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो मेम्ब्रेन था, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन था, उसी ने इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया. ठीक है, सो दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड वी हैव टू वेराइटीज ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अनदर इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके ऊपर कोई सी चीज प्रेजेंट है जो उसकी सरफेस को क्या कर देती है, रफ कर देती है, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज द राइबोसोम. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या दिखाता हूँ, आई विल शो सिंपल सर्कल्स. So this is the ribosome. This is the ribosome. ठीक है? So one of the endoplasmic reticulum is going to consist of the ribosome and another is going to be without the ribosome. ठीक है? So जो without the ribosome है उसे क्या कहा जाता है? So this one is known as smooth endoplasmic reticulum. This is known as the smooth endoplasmic reticulum, and the one which contains this organelles known as the ribosomes. Okay, they are termed as, altogether this is termed as, the surface is not smooth because it has ribosomes on it, so it is going to be termed as the rough endoplasmic reticulum. It is going to be termed as rough endoplasmic reticulum. This is going to be termed as smooth endoplasmic reticulum. ठीक है? Now what function does it help in? तो आपको याद रखना है कि जो rough endoplasmic reticulum है, that helps in formation of protein. वो किस चीज का फॉर्मेशन करता है? वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, बिकॉज राइबोसोम इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन. और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फॉर्म करता है लिपिड्स. किसको फॉर्म करता है? लिपिड्स. ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म करता है प्रोटीन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म करता है लिपिड्स. क्लियर है? स्ट्रक्चर किससे फॉर्म हुआ? स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, सिंपल एंड इजी, इतना समझ में आ गया. सो लेट्स पुट डाउन द डिटेल्स. इसमें जो फोल्डेड रीजन आपको दिख रहा है, ये जो मैंने फोल्डेड रीजन दिखा रखा है, दिस हैव अ स्पेसिफिक टर्म, इट इज नोन एज सिस्टर्ने. इट इज नोन एज सिस्टर्ने. ठीक है, सो आई रब दिस डाउन. सो विल पुट डाउन द डिटेल्स. The heading is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum या फिर आप ER भी बोल सकते हो. You can also term it as ER. Now what is it doing? तो पहले अपन बात कर लेते हैं. It is formed बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. किससे बना है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना है. ठीक है, इफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन ER, इफ राइबोसोम आर present on ER, that is endoplasmic reticulum, it is known as rough. It is known as rough endoplasmic reticulum. If ribosomes are absent, if ribosomes are absent, it is known as smooth ER. It is known as
स्मूथ ईआर, ठीक है। व्हाट फंक्शन इज इट डूइंग? सो लिखेंगे रफ ईआर और आई पुट इट एज RER, दैट इज रफ RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूसेस proteins, it produces proteins, and smooth ER क्या करता है? It produces or synthesizes lipids, it synthesizes lipids, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो प्रोटीन एंड लिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास कहां से आए? सो दैट इज गिवन बाय दी RER। RER ने अपना प्रोटीन दिया है, SER ने क्या दिया? लिपिड्स दिए। और ये प्रोटीन और लिपिड्स मिलके क्या बनाते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इन जनरल विल पुट दिस पॉइंट एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम helps in formation of प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, सेल वॉल नहीं बोल सकते बिकॉज सेल वॉल इज डेड। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज नोन एज, this is termed as membrane biogenesis. It is termed as membrane biogenesis, the process of formation of a membrane, okay, that is known as membrane biogenesis. Genesis का मतलब होता है formation, ठीक है, bio is naturally, ठीक है। तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है? मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है, इसलिए इट इज नोन एज द प्रोसेस नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या कर रहा है? सो एक और जो चीजें कर रहा है दैट इज इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, ओके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ लिवर, ओके। लिवर के सेल्स को क्या कहा जाता है? हेपेटोसाइट्स कहा जाता है, ओके। हेपेटोसाइट कहा जाता है, ओके। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच इज प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ लिवर परफॉर्म डिटॉक्सिफिकेशन। क्या परफॉर्म करते हैं? इट परफॉर्म्स डिटॉक्सिफिकेशन, इट परफॉर्म्स डिटॉक्सिफिकेशन of toxic material, of toxic substances, ठीक है। सो एक तो हो गया मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प कर रहा है, दूसरा हो गया डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प कर रहा है। सो क्या क्या यहाँ पे याद रखना है आपको? तो वन थिंग दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड हियर इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म कर रहा है। The ribosome which are present on the ER, तो we term it as the rough ER. अगर राइबोसोम एब्सेंट है, सरफेस स्मूथ होगी, तो we term it as smooth ER. RER क्या बनाता है? प्रोटीन्स बनाता है। SER क्या बनाता है? लिपिड्स बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जनरल में तो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलोगे। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन एंड द प्रोसेस इज टर्म्ड एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्या कहा जाता है प्रोसेस को? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। Endoplasmic reticulum which is present in the cells, liver cells or the hepatocytes of higher animals, they help in the process of detoxification of toxic substances. And that is, what is detoxification? Removing the toxicity of the toxic material and making it less toxic. Poison अगर आपने कंज्यूम कर लिया तो आपका लीवर क्या करेगा? उसको डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करेगा, उसकी जो टॉक्सिसिटी उसको कम करने की कोशिश करेगा। So that is going to be performed by the endoplasmic reticulum present in the cells of liver, that is hepatocytes. That is hepatocytes. Getting the idea? ठीक है? So let's move ahead.
ओके, द RER जो है, द मेजर कंपोनेंट of RER, that is rough endoplasmic reticulum, is सिस्टर्ने. क्या है? सिस्टर्ने. जो मेजर कंपोनेंट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो क्या है? सिस्टर्ने है. एंड द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ SER are vestibules, are tubules and vesicles, are tubules and vesicles. ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है. इन जनरल तो आप बोल सकते हो कि यार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बना हुआ है, तो आप बोलेंगे कंपोनेंट्स आर सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स. बट अगर स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि यार सबसे मेजर कंपोनेंट RER में क्या देखने को मिलेगा, तो द मेजर कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द RER इज सिस्टर्ने, while the major component that makes up the smooth endoplasmic reticulum is tubules and vesicles. Is tubules and vesicles. ठीक है. प्रोटीन्स बना रहे थे RER और लिपिड्स बना रहे थे SER. तो जो प्रोटीन्स बनाया जाता है अपार्ट फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, तो मैं लिखूंगा अपार्ट फ्रॉम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, अपार्ट फ्रॉम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, apart from membrane biogenesis, endoplasmic reticulum is also producing proteins and lipids, is also producing proteins and lipids, which is used for formation, of enzymes and hormones, which is used in the production of enzymes and hormones. तो यार मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में तो हेल्प कर रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन प्रोडक्शन. ठीक है, क्लियर है. एक और चीज अपन लिख सकते हैं कि इट वर्क्स एज अ चैनल. 11th पॉइंट में लिखता हूं, इट serves as a pathway for material to enter in nucleus. उन materials को जिनको nucleus के अंदर enter हो रहे, serves as a pathway for materials to enter in the nucleus from साइटोप्लाज्म. ठीक है, सो देख लेते हैं यहाँ पे क्या चीजें याद रखनी है कि अपार्ट फ्रॉम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बनाने में तो हेल्प करता ही है, बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, अच्छा दो बार लिख दिया, इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, जो किस काम में आएंगे, दैट आर गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स. ठीक है, इट ऑल्सो सर्व्स एज अ पाथवे और ए चैनल for materials to enter in nucleus from cytoplasm, for the materials to enter from the cytoplasm towards the nucleus. ठीक है, सिंपल एंड इजी. RER का मेजर कंपोनेंट, मैं ऐसा नहीं बोलता कि RER में ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स नहीं है, RER में ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स भी, पर मेजर पार्ट किससे बना है, तो सिस्टर्ने से बना है. ठीक है, और SER का मेजर पार्ट किससे बना है, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स से बना है. ठीक है,
So now moving ahead, and we'll talk about the another organelle that is going to be the Golgi body. क्या कहा जाता है? Golgi body. Golgi body is also termed as Golgi apparatus. Okay guys, so this is the structure of Golgi body. This is the structure of Golgi body. This is the lumen. This is the inside of the Golgi body. So it again consists of the cisternae, tubules and vesicles. ठीक है? गोल्गी बॉडी बोलते हैं, डिक्टियोसोम भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम भी कहा जाता है. गोल्गी बॉडी या फिर डिक्टियोसोम. ठीक है? या फिर आई पर्सनली टर्म इट एज द पोस्टमैन ऑफ द सेल. ठीक है? क्यों पोस्टमैन? सो लेट्स सी. जो प्रोटीन बनता है, ये जो पोर्शन है गोल्गी बॉडी का, दिस इज नोन एज दी सिस फेस. दिस पोर्शन इज नोन एज द सिस फेस. और जो नीचे वाला पोर्शन है, दिस इज नोन एज दी ट्रांस फेस. सो द टॉप पोर्शन इज द सिस फेस, द डाउन पोर्शन इज दी ट्रांस फेस. अब होता क्या है कि जो प्रोटीन बना था, क्योंकि इस चीज को कौन बनाता है? गोल्गी बॉडी का फॉर्मेशन खुद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है. ठीक है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनता है? प्रोटीन्स बनते हैं. स्मूथ में लिपिड्स बनते हैं. तो वो प्रोटीन्स और लिपिड्स जो है, ओके, दे डू नॉट नो, उनको पता नहीं कि वेयर इज द रिक्वायरमेंट. ओके, बन चुके हैं बट उनका रिक्वायरमेंट कहां पे है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट. सो व्हाट हैपेंस इज वंस दे पास फ्रॉम द गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी क्या करता है? उनके अंदर चेंजेस करता है. इट वुड चेंज द प्रोटीन, इट वुड चेंज द लिपिड. ओके, and it would form a glycoprotein and a glycolipid. Now this glycoprotein and glycolipid knows कि उसका इंपॉर्टेंस कहाँ पे, उसके रिक्वायरमेंट में कहाँ पे है, and it would go to that particular place. जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया या लिपिड बनाया, तो उनको प्रोटीन और लिपिड को पता नहीं कि उनकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे. बट once it passes through the Golgi body, okay, there are some biochemical changes taking place. Now this protein and lipids are aware कि where is the requirement. ठीक है? So let's say this is a protein. यहां से ऊपर से प्रोटीन का मॉलिक्यूल एंटर होगा. ठीक है? So when it passes through this surface, passes through this cisternae, तो उसके अंदर चेंजेस आएंगे और उसके ऊपर एक कोटिंग आ जाएगा. There would be a coating because a protein without a coating can be digested by any of the enzyme. A protein without a coating can be digested by any of the enzyme. तो उसको बचा के रखने के लिए यहाँ पे उसके ऊपर एक कोटिंग हो जाएगा. Now this protein which is formed is known as glycoprotein. क्या कहा जाएगा इस प्रोटीन को? It is termed as glycoprotein. Now it can be delivered to the another organelle or can be delivered to the another cell जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है. ठीक है? उसी तरीके से अगर this was a normal protein, ठीक है, अब यहां पे मैं कंसिडर करता हूं, लेट्स से देयर इज अ लिपिड एंट्री. ठीक है, तो लिपिड में क्या होगा? लिपिड के स्ट्रक्चर में भी मॉडिफिकेशन होगा. ठीक है, और लिपिड के स्ट्रक्चर के ऊपर भी एक कोटिंग आ जाएगी. Now this lipid is ready. Now it can be transferred to any other organelle, any other site of the cell. Okay, this is termed as ग्लाइकोलिपिड. क्या कहा जाता है इसे? ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है. समझ में आ गया? तो आपको इतना याद रखना है कि गोल्गी बॉडी के सिस फेज से प्रोटीन अगर एंटर होता है तो प्रोटीन में मॉडिफिकेशन होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन में. लिपिड अगर एंटर होता है, लिपिड अगर एंटर होता है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड में. नाउ दे आर रेडी टू बी डिलीवर्ड टू द साइट वेयर दे आर रिक्वायर्ड. अब इनको डिलीवर किया जा सकता है जहां पे इनकी रिक्वायरमेंट है. ठीक है, सो मैं स्ट्रक्चर को लेबल कर देता हूं. दिस आर
vesicles, these are vesicles, these are cisternae, ठीक है, these are vesicles, और जो मैंने फ्लैट स्ट्रक्चर्स बना रखे these are cisternae, और इनके अंदर की जो स्पेस है जिसके अंदर लिक्विड भरा होगा इट इज नोन एज ल्यूमेन, इट इज नोन एज ल्यूमेन। सो नाउ वी आर अवेयर कि यार गोल्गी बॉडी क्या काम करती है, तो गोल्गी बॉडी क्या करेगी, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज लाएगी, लिपिड के स्ट्रक्चर में चेंज लाएगी, एंड वुड मेक देम एबल टू बी डिलीवर्ड एट अ डिजायर्ड लोकेशन। सो लेट्स राइट डाउन द कंटेंट। सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट कैमिलो गोल्गी। किसने डिस्कवर किया था इसको, कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था। So discovered by कैमिलो गोल्गी, ठीक है। कौन फॉर्म करता है गोल्गी बॉडी को, तो इट इज फॉर्म्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या है, तो कंपोनेंट्स ऑफ गोल्गी बॉडी आर, जो मैंने अभी बोला था, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल। सेम कंपोनेंट्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही गोल्गी बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। ओके नाउ दूसरी बात क्या लिखी है, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट डज इट डू। सो इट हेल्प्स इन मॉडिफिकेशन, इट हेल्प्स इन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, और आई कैन ऑल्सो पुट इट एज इट हेल्प्स इन it helps in storage and modification of proteins and lipids. It helps in storage and modification of proteins and lipids. ठीक है। एक और बात जो आपको याद रखनी है, इट ऑल्सो फॉर्म्स, एक और जो ऑरिजिनल है जो अपन देखेंगे अभी, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है गोल्गी बॉडी। लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है, सुसाइडल बैग। क्या नाम है, सुसाइडल बैग। और क्यों सुसाइडल बैग बोलते हैं वो अपन देखेंगे। इट इज नोन एज द सुसाइडल बैग, व्हाई वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन, ठीक है। क्लियर है। एक और इंपॉर्टेंट काम जो गोल्गी बॉडी करता है, दैट इज इट इज हेल्पफुल इन द सिंथेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ, या फिर आई कैन यूज द टर्म सिंथेसिस, इंफॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन में भी हेल्पफुल है, सिंपल एंड इजी। सो डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी, formed by endoplasmic reticulum, components are cisternae, tubules and vesicles, helps in storage and modification of proteins and lipids. It also forms lysosome, which is also termed as suicidal bag, and it helps in formation of cell wall and cell membrane. ठीक है, क्लियर है। सिस फेस ट्रांसफेस वाली बात मैंने आपको करके दिखा दी कि ऊपर वाला जो पार्ट होगा जैसे प्रोटीन एंटर होगा, दैट इज टर्म्ड एज द सिस फेस, और जहां से मॉडिफिकेशन होने के बाद प्रोटीन और लिपिड्स बाहर आएंगे, दैट इज गोइंग टू बी द ट्रांसफेस, मतलब नीचे वाला पार्ट। डन। सो लेट्स टॉक अबाउट द लाइसोसोम नाउ, ठीक है। सो लाइसोसोम की बात करते हैं। मैं पर्सनली लाइसोसोम को आई टर्म इट एज द डस्टबिन ऑफ द सेल।
ओके क्योंकि डस्टबिन इसलिए बिकॉज लाइसोसोम के अंदर जो भी कंपोनेंट जाता है उसको क्या कर दिया जाता है, उसको डाइजेस्ट कर दिया जाता है। तो सेल क्या करता है, अपना जो भी वेस्ट मटेरियल होता है सब कुछ डंप कहाँ करता है, लाइसोसोम के अंदर करता है। तो लाइसोसोम क्या करेगा, वो जो वेस्ट मटेरियल उसको डंप कर देगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा, उसको खत्म कर देगा, ठीक है। बिकॉज इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम, जो क्या कर सकते हैं, जो भी कंपोनेंट को आप अंदर डालो, आपने बैक्टीरिया डाल दिया तो बैक्टीरिया को खत्म कर देंगे, आपने कोई फूड मटेरियल डाल दिया तो फूड मटेरियल को खत्म कर देंगे, अगर कोई ऑर्गेनल चला गया उसके अंदर तो ऑर्गेनल को भी क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। So we are going to talk about the suicidal bag, lysosome. सुसाइडल बैग या फिर लाइसोसोम, ठीक है। पहले लिख देते, इट इज फॉर्म्ड बाय गोल्गी बॉडी। किसने फॉर्म किया है, गोल्गी बॉडी ने फॉर्म किया है। क्या काम कर रहा है, तो इट हेल्प्स इन, first let's talk about it contains, it consists of, it consists of strong digestive enzyme, it consists of strong digestive enzymes, ठीक है। ये एंजाइम्स किस काम में आने वाले हैं, सो दिस एंजाइम्स आर गोइंग टू बी यूजफुल इन डाइजेस्टिंग सेल ऑर्गेनल्स को भी डाइजेस्ट कर सकता है जो काम नहीं कर रहे, ओके। कैन डाइजेस्ट डेड सेल ऑर्गेनल्स, बैक्टीरिया एंड वेस्ट मटीरियल, एंड वेस्ट मटेरियल, सेल के अंदर का जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको भी डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा, दैट इज गोइंग टू बी डन बाय द लाइसोसोम, बिकॉज इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम, जो क्या कर सकता है, चीजों को डिग्रेड कर सकता है। तो अगर सेल के अंदर कोई ऑर्गेनल जो काम नहीं कर रहा है, इट्स डेड सेल ऑर्गेनल और नॉन फंक्शनल सेल ऑर्गेनल, तो उसको भी लाइसोसोम क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। कोई बैक्टीरिया अगर एंटर हो गया तो बैक्टीरिया को भी डाइजेस्ट कर देगा, वेस्ट मटेरियल को भी डाइजेस्ट कर देगा। तो लाइसोसोम के दूसरा नाम भी है, बिकॉज इट इज डूइंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज also known as हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग मतलब सेल को नीट एंड टाइडी रखेगा, क्योंकि सेल का जो भी वेस्ट है उसको डाइजेस्ट कर रहा है। लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज द हाउसकीपिंग ऑर्गेनल, and because it feeds on the other organelles, other bacteria, so we can also term it as the scavenger. We can also term it as the scavenger. ठीक है। सो आपको दिमाग में ये बात रखनी है कि यार काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम किसके पास प्रेजेंट है, लाइसोसोम के पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसकी वजह से वो क्या कर पा रहा है, ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट कर पा रहा है, बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर पा रहा है, वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट कर पा रहा है, ठीक है। सबके पास प्रेजेंट है, बट यहां पे मैं एक चीज लिखूंगा कि इट इज एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी, दैट इज द रेड ब्लड सेल विच इज टर्म्ड एज आरबीसी, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट है डब्ल्यूबीसी के अंदर, तो डब्ल्यूबीसी में क्या काम करता है, इट वर्क्स इन किलिंग द पैथोजेंस। Lysosome
present in white blood cells, ठीक है, WBC helps in killing पैथोजन। किसको मारने का काम करते हैं? पैथोजन को मारने का काम करते हैं। नाउ व्हाट इज अ पैथोजन? एनीथिंग दैट कॉजेज हार्म टू द बॉडी, एनीथिंग दैट कॉजेज अ डिसीज टू द बॉडी इज नोन एज पैथोजन। मैं डिफाइन कर देता हूं, एनीथिंग दैट causes disease in body, that is going to be termed as pathogen. That can be a bacteria, it could be a virus, it could be a fungus. So anything that causes a disease in body is known as a pathogen. तो ये क्या करेगा? अगर लाइसोसोम में प्रेजेंट, अगर WBC में प्रेजेंट है तो लाइसोसोम क्या करेगा? वो पैथोजन को मार सकता है। ठीक है, क्लियर है? नाउ कभी कभी क्या हो जाता है कि यार सेल में कोई इंजरी होगी, लेट्स से देयर कोई इंजरी की वजह से सेल क्या हो गया? डैमेज हो चुका है, ठीक है, और सेल जब डैमेज हुआ तो उसके अंदर जो लाइसोसोम था वो भी क्या हो गया? डैमेज हो गया। क्या हो गया? डैमेज हो गया। तो अगर लाइसोसोम डैमेज हो गया तो लाइसोसोम के अंदर तो क्या है? काफी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है, काफी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है। तो वो लाइसोसोम के डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर आ जाएंगे, और जब वो बाहर आ जाएंगे तो वो क्या करने लगेंगे? वो सेल के ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करने लग जाएंगे। दे वुड स्टार्ट डाइजेस्टिंग द ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल, और जब वो सेल के ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करने लग जाएंगे तो क्या होगा? सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक है, सेल की डेथ हो जाएगी। तो यहां पे मैं लिखता हूं, इफ द सेल इज डैमेज्ड, if cell is damaged or let's say injured, okay, which led to the break, which caused the breakage of लाइसोसोम मेम्ब्रेन। अगर सेल में कुछ डैमेज हुआ और उस डैमेज की वजह से अगर सेल लाइसोसोम की मेम्ब्रेन टूट गई तो क्या होगा? ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम would come out of the organelle, would come out of the lysosome and start digesting other organelles, ऑफ सेल। ठीक है, तो अगर सेल के बाकी के ऑर्गेनल्स डाइजेस्ट कर दिए, जो फ्लूइड था, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम था, अगर उसने डाइजेस्ट कर दिया तो सेल का क्या हो जाएगा? सेल इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव, द सेल वुड डाई। दिस वुड लीड टू द डेथ ऑफ द सेल। क्या हो जाएगा? सेल की डेथ हो जाएगी। तो सेल के ही ऑर्गेनल ने सेल को मार दिया, सेल के ही ऑर्गेनल ने सेल को मार दिया। इसीलिए वी टर्म लाइसोसोम एज सुसाइडल बैग। अगर सेल इंजर्ड हो जाता है, उस इंजरी में अगर लाइसोसोम की मेम्ब्रेन टूट जाती है तो क्या होगा? लाइसोसोम की मेम्ब्रेन टूट जाने की वजह से लाइसोसोम के अंदर का कंटेंट पूरा बाहर आ जाएगा, और वो क्या करने लग जाएगा? इट वुड स्टार्ट डाइजेस्टिंग द ऑर्गेनल्स, अदर ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाएगी। If the cell is damaged or injured, which cause the breakage of lysosome membrane, जिसके वजह से अगर लाइसोसोम की मेम्ब्रेन टूट गई तो क्या होगा? All the digestive enzyme would come out of the lysosome and
स्टार्ट डाइजेस्टिंग अदर ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल, वो क्या करने लग जाएगा, दूसरे ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करने लग जाएगा. द रिजल्ट वुड बी डेथ ऑफ द सेल, द रिजल्ट वुड बी डेथ ऑफ द सेल. ठीक है, तो इसीलिए लाइसोसोम इज टर्म्ड एज द सुसाइडल बैग. ठीक है, सिंपल एंड इजी. ठीक है, सो एक और बात आपको याद रखनी है कि ये सब काम तो कर ही रहे हैं, सुसाइडल बैग क्यों है ये भी बता दिया, स्कैवेंजर क्यों है ये भी बता दिया. अब कभी कभी क्या होता है कि स्टारवेशन के टाइम पे, इफ यू आर स्टारविंग, ठीक है, आप खाना कंज्यूम नहीं कर रहे हो या आपको खाना अवेलेबल नहीं है, पर आपकी बॉडी को तो एनर्जी चाहिए. द बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी. खाने का सोर्स अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, तो जो लाइसोसोम है, ओके, वो क्या करेगा, आपके सेल के ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करने लगेगा और उसमें से एनर्जी निकालने की कोशिश करेगा. When you are starving, when you have no source of food available, the cell would require energy. The body requires energy to perform the various basic biochemical activities. तो आपकी बॉडी के सेल के अंदर जो लाइसोसोम है वो क्या करने लग जाएगा, सेल के ऑर्गेनल्स को ही डाइजेस्ट करने लग जाएगा और डाइजेस्ट करके क्या करने लग जाएगा, उससे एनर्जी निकालने की कोशिश करेगा. During starvation, lysosome helps in digestion of food components प्रेजेंट इन दी सेल. ठीक है, सेल के अंदर की जो फूड कंपोनेंट, सेल के अंदर की जो ऑर्गेनल्स उनको कंज्यूम करने लग जाएगा. एंड दिस इज टर्म्ड एज ऑटोफेगी. दिस इज टर्म्ड एज ऑटोफेगी. ठीक है, समझ में आ गया. सो ड्यूरिंग स्टारवेशन लाइसोसोम हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द इनसाइड द सेल, दैट इज द ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल. ओके, ऑटोफेगी मतलब खुद को खाना, खुद को कंज्यूम करना. तो स्टारवेशन के टाइम पे सेल क्या, लाइसोसोम क्या कर सकता है, खुद को भी कंज्यूम कर सकता है. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट लाइसोसोम. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल, दैट इज द राइबोसोम. So we're going to talk about the smallest component of cell. Or the smallest organelle of the cell आप बोल सकते हो. That is the राइबोसोम. ठीक है, आपको याद रखना है राइबोसोम के बारे में कि जो राइबोसोम है, दो टाइप के राइबोसोम है. One is known as the 60S ribosome, another is known as the 70S ribosome. 60S and 70S. ठीक है, ओके, विल डू वन थिंग. राइबोसोम पहले बात कर लेते हैं, राइबोसोम का काम क्या है. द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज इट इज द प्रोटीन फैक्ट्री. दे आर द प्रोटीन फैक्ट्री. क्योंकि प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, राइबोसोम करता है. ठीक है, राइबोसोम इज प्रेजेंट इन prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes and eukaryotes. ठीक है, दोनों में ही प्रेजेंट है, याद रखना इस चीज को, क्योंकि काफी सारे जो ऑर्गेनल्स थे वो प्रेजेंट नहीं थे. कहां पे, प्रोकैरियोट्स के पास. इट इज
non-membranous organelle. It is non-membranous organelle. ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है. बनाता कौन है? इट इज फॉर्म्ड बाय, जो न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर था, न्यूक्लियोलस. इट इज फॉर्म्ड बाय द न्यूक्लियोलस. ठीक है, न्यूक्लियोलस हेल्प करेगा क्या बनाने के लिए? राइबोसोम बनाने के लिए. ठीक है. दूसरी बात, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेल ऑर्गेनल. सेल में तो प्रेजेंट है ही, राइबोसोम के ऊपर प्रेजेंट था, बट सेल ऑर्गेनल के पास भी प्रेजेंट है. कौन से सेल ऑर्गेनल? सो इट इज प्रेजेंट विथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड. माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स. ठीक है, सिंपल एंड इजी. सो इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेल ऑर्गेनल्स. नॉर्मली तो कहां प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. ठीक है, बट यूकैरियोट्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास भी राइबोसोम प्रेजेंट है, और प्लास्टिड जो होता है उसके पास भी प्रेजेंट है. ठीक है, आपको पता होना चाहिए प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट विद दी प्लांट्स. दे ओनली प्रेजेंट विद दी प्लांट्स. माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट है, एनिमल एंड प्लांट्स में, बट प्लास्टिड्स आपको सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलेगा, और इसके बारे में अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर रखा है. ठीक है. सो प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन बनाने का काम करेगा, प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल formed by the nucleolus that was present inside the nucleus, and it is also present in cell organelles. Okay, ये आपको याद है, सेल ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट है. कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स. माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स में आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, क्लियर है. एक और बात मैं यहां पे लिख देता हूं. स्ट्रक्चर अगर आप देखो इसका, सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस. इट हैज अ बिगर यूनिट and a smaller subunit. The structure of plastid is, the structure of ribosome is like this. It has a bigger subunit and a smaller subunit. ठीक है, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ये मिलके बनाते हैं प्रोटीन, that termed as protein factories. क्लियर है? प्रोकैरियोट्स में भी है, यूकैरियोट्स में भी है. यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर भी है. सो लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द वैक्यूल. किसके बारे में बात करेंगे? वैक्यूल के बारे में बात करते हैं. ठीक है, सो वैक्यूल की अगर मैं बात करता हूं तो एक पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि इट इज ओनली प्रेजेंट, या फिर आप लिखो इन प्लांट सेल. इट ऑक्यूपाइज द मैक्सिमम पोर्शन in the plant cell. It occupies the maximum portion of the cell. ठीक है, maximum portion से I mean to say about 50 to 90% of the space is going to be occupied by the vacuole. ठीक है, तो अगर मैं बोलूं, let's for an example, if this is a plant cell, क्या है ये? plant cell है. तो plant cell में जो majority of the portion आपको दिखेगा, that is termed as the vacuole. The majority of the space is taken up by the vacuole. और vacuole की जो membrane है, vacuole की जो membrane है, that membrane is termed as tonoplast. क्या कहा जाता है उस membrane को? We have a specific term for it, that is tonoplast. ठीक है, so in plant cell it occupies the maximum portion of the cell. In animal cells, they are absent. They are absent, but if present,
they are very small. अगर प्रेजेंट है तो उनका साइज क्या होगा, दे वुड बी वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है, नॉर्मली तो नहीं होते, बट अगर है तो उनका साइज काफी छोटा होगा. ठीक है, क्लियर है. मेम्ब्रेन ऑफ vacuole is known as टोनोप्लास्ट. जो मेम्ब्रेन है वैक्यूल की, उसे क्या कहा जाता है, इट इज टर्म्ड एज द टोनोप्लास्ट. ठीक है, काम क्या कर रहे हैं, सो दे आर वर्किंग एज द स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेन्स. दे वर्क एज स्टोरेज सैक फॉर liquid and solid material. They work as a storage sac for liquid and solid material. ठीक है, दूसरी बात, they help in maintaining the osmoregulation. They help in regulating or maintaining osmoregulation. Now what is osmoregulation? That is the flow of water from one place to another inside the cell or outside the cell. That is osmoregulation. Okay, तो उसको जो कंट्रोल करना है, that is termed as osmoregulation. तो मैं लिखता हूँ, they help in maintaining osmoregulation. That is control ऑस्मोसिस. क्या कंट्रोल करते हैं, ऑस्मोसिस को कंट्रोल करेगा कौन, वैक्यूल करेगा. ठीक है, दूसरी चीज देखें, आई हैव टू रब इट डाउन. दे आल्सो हेल्प इन प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी टू द सेल. दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल. They help in providing turgidity and let's say and rigidity to the cell. So turgidity का मतलब क्या होता है, फूल जाना. Swollen cell, swollen cell is known as the turgid cell. जब प्लांट सेल के अंदर पानी जाएगा तो प्लांट सेल स्वेल हो जाएगा and we term it as a turgid cell. ठीक है, so they help in providing turgidity and rigidity to the cell. और क्या काम कर रहे हैं, so they help in storage of many substances like amino acids, sugar, organic acids and proteins. They store amino acid, proteins, sugar. ठीक है, अमीनो एसिड, शुगर, प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स. एंड ऑर्गेनिक एसिड्स भी आप लिख सकते हो. ये सब चीजें कहां पे प्रेजेंट होगी, वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होगी. ठीक है, इन अमीबा कंज्यूम फूड आइटम्स आर स्टोर्ड इन फूड वैक्यूल्स. अमीबा, आप 10th स्टैंडर्ड में जब अमीबा पढ़ोगे तो अमीबा में एक चीज का फॉर्मेशन होता है. इन अमीबा food is stored in food vacuum. तो यहां पे एक और टर्म आ गया, फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल मतलब जहां पे खाना स्टोर किया जा रहा है. ठीक है, क्लियर है. और एक बात तो मैंने आपको बता दी, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. तो यहाँ पे क्या क्या याद रखना है कि यार दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, स्टोर्स अमीनो एसिड, प्रोटीन, शुगर एंड ऑर्गेनिक एसिड्स. And in amoeba, food is stored in the food vacuole. ठीक है, और एक और प्रोसेस जो मैंने लिख रखा है आगे, पर फिर से मैं लिख दूंगा, osmosis. Okay, that is movement of water from inside to the outside or from outside to the inside. That is also controlled by the vacuole. ठीक है, so I'll keep this much for the lecture. I hope आपको समझ में आया जो भी बातें मैंने बोली है. So when you're watching the lecture, what you need to do is आपको notes भी साथ में बनानी है.
एंड उन नोट्स का फोटोग्राफ क्लिक करके यू हैव टू सेंड मी, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द ऑर्गेनल्स रिगार्डिंग द चैप्टर सेल, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड एंड विल टॉक अबाउट द न्यू टॉपिक्स, ठीक है। चलो बाय बाय।